गाइस, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जनरली डिस्कशन की थी कि किस तरह ऐसे को कवर किया जाता है। आज के लेक्चर में हम स्टेप नंबर 1 आपका क्या होना चाहिए, यानी जब आप लोग एक ऐसे लिखते हों उसमें आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लिखते वक्त आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप नहीं कर सकते तो आप ना ऐसे पेपर, न प्रेसी, न पाकिस्तान अफेयर्स, न करंट अफेयर्स, न इस्लामिक स्टडी, ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते। ये आप लोगों का बैकबोन है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों को हर सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन सही तरह से आंसर देने के लिए जो टेक्निक यूज़ होता है वो आप समझ जाओगे, और इंशाल्लाह जब हम आने वाले दिनों में वो अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के साथ कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कभी भी आप लोगों के साथ कंटेंट की कमी नहीं होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक पावरफुल टूल है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है CSS ऐसे को क्रैक करने का, इवन अदर सब्जेक्ट्स भी। और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग नहीं सीखते तो आप CSS ऐसे में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, 10 मार्क्स से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी उस सलाहियत को हम कहते हैं कि जब आपके सामने एक स्टेटमेंट है, ये वो सलाहियत है कि आप मुख्तलिफ़ डॉट्स को कनेक्ट करके एक कंप्लीट रफ आउटलाइन बाय यूजिंग योर माइंड कंस्ट्रक्ट कर सको। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो सर, आपको जी आप ऑडिबल नहीं हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है? नेट का सर डिस्ट्रक्शन। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करता है और आपको एक ज़बरदस्त रफ आउटलाइन देता है। समझ आ रही है ना? तो अगर आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते। सिंपली मेरा मकसद ये है। अब अक्सर स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या, ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ ये वर्ड, वैसे नाम सुना है मगर यूज़ नहीं किया, इसको किस तरह करना है। माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, मगर जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं सुनते और अपने साथ नोट नहीं करते और फिर प्रैक्टिकली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी या अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो उसमें आप प्रैक्टिकली इंगेज नहीं होंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग 100% समझ नहीं आएगी। आज के क्लास में 50%, फिर आने वाले 2 क्लासेस में 50% तो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों ने पेंसिल एंड नोटबुक या पेन एंड नोटबुक उठाना है और एक एक पॉइंट अपने साथ नोट करना है। सो मेक श्योर कि आप एक पॉइंट भी मिस ना करो। वैसे स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगे, इसके लिए स्लाइड्स ज़बरदस्त बनाए हैं मैंने, मगर जो पॉइंट में बिटवीन द लाइंस डिस्कस करता हूँ, अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, तो वो लिखने ज़रूरी हैं। वैसे मेजर पॉइंट्स तो इंशाल्लाह आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर जो पॉइंट्स मैं बिटवीन द लाइंस डिस्कस कर रहा हूँ वो लिखने ज़रूरी हैं। मेजर पॉइंट्स भी नोट करें, कोई इशू नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ
और आप लोगों ने कल की क्लास तक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बल्कि कल नहीं, परसों की क्लास तक। कल क्लास नहीं लेते, परसों लेते हैं। सैटरडे को हम क्लास लेंगे और उसमें हम चेक करेंगे आपके क्या शॉर्ट नोट्स, किस चीज़ के, जो थीम आपको मिला है 2 टाइम्स आपने रीड कर लिया, अभी 3rd रीडिंग पे क्या करें, आपने शॉर्ट नोट्स उससे बनाने हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो आपने उससे लिखने हैं और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह वॉइस में मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने। सो स्टे ट्यून। ऐसे थीम्स के नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब अपनी क्लास की तरफ आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है क्या। अच्छा गाइज, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। दो किस्म के टाइप्स है। नंबर 1, है इंटरनेट स्टॉर्मिंग। अच्छा, ये वर्ड आपको इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मैंने इन्वेंट की है, न्यू वर्ड है, मैंने बनाया है। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक क्या है इंटरनेट स्टॉर्मिंग, दूसरा क्या है सब सो रहे हो। अच्छा, तो देखिए, अगर आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मैं उनको एक ऐसे देता हूँ या आउटलाइन देता हूँ कि यार इस पे आप एक आउटलाइन लेके, तो वो यूजुअली क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी। अच्छा, ये स्टेटमेंट है। तो वो इस तरह करते हैं कि गूगल में सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं कि व्हाट इज़ जेंडर इक्वलिटी, या फिर लिखते हैं कि जेंडर इक्वलिटी इज़ मिथ और रियलिटी। अब वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह आउटलाइन स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। वो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ से मेन पॉइंट्स उठा देता है और एक अपना आउटलाइन बनाता है। मुख्तलिफ 4-5 आउटलाइन पढ़ के एक अपना आउटलाइन बनाता है और फिर वो टास्क सबमिट कर देता है। हम चेक कर लेते हैं, हम भी इंस्पायर हो जाते हैं कि यार इस बच्चे ने तो बहुत ज़बरदस्त टास्क की है। उसको हम 10 में से जो है 8 मार्क्स दे देते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त होती है। ये बच्चा जब फिर एग्ज़ाम में बैठ जाता है, इसी तरह जो है वो 30 टास्क उसी तरह करता है। मैं टास्क देता हूँ, वो गूगल में सर्च करता है, ज़बरदस्त आउटलाइन बना लेता है, या इंट्रोडक्शन या तीसरी स्टेटमेंट, हाँ सब कुछ मिल जाता है गूगल पे, या ऐसे शॉर्ट ऐसे या लॉन्ग ऐसे। कल को फिर पेपर आ जाता है। पेपर के दिन जब वो बैठता है, क्या अच्छा जेंडर से रिलेटेड, जेंडर इज़ अ पॉपुलर स्लोगन, या कोई इस तरह फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या कोई भी टॉपिक इस तरह आ जाता है, कंटेंट भी उसके साथ होता है। मगर जब वो बैठता है यार, वो कहते हैं कि मेरे सामने तो आउटलाइन नहीं है, मैं कहाँ से करूँ ये, मैं कहाँ से आइडियाज़ उठाऊँ। समझ आ रही है ना, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझे।
वो बैठता है, वो एक रफ आउटलाइन बनाता है अपने अंदाज में, क्योंकि उसने तो अपना कभी बनाया नहीं होता ना, कहीं से वो इंस्पायर होके बनाता है। एक जगह से कॉपी करते हैं, दूसरी जगह से, तीसरी जगह, चौथी जगह से, अपना क्रिएटिविटी उसकी नहीं होती। वो जो आउटलाइन लिखता है और वो जो इससे पहले प्रैक्टिस करते वक्त लिखता है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क बन जाता है। उसे वो खुद ही भी सेटिस्फाई नहीं होता। और ऐसे में जब मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या हुआ, वो कहते हैं कि सर 8 मार्क्स से, 7 मार्क्स से, 5 मार्क्स से। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे, आप जब मुझे आउटलाइन देते थे तो आपकी तो ज़बरदस्त आउटलाइन बनती थी। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे ज़रा आउटलाइन शेयर कर, आपने एग्जैक्ट किस तरह बनाए। जब मैं देखता हूँ उसमें हज़ारों मसले होते हैं। मैं कहता हूँ कि ये क्यों, इस तरह कई बार हुआ है। मैंने आप पे 4 महीने मेहनत की है और आप मुझे ये सिला दे रहे हो कि 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। जब डीपली हम डिस्कस करते हैं तो मैं उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप जब मुझे टास्क सेंड करते थे किस तरह करते, तो वो कहते हैं कि सर इंटरनेट पे सर्च करके मैं आउटलाइन बनाता था। तो जब आप इस तरह आउटलाइन बनाते हो मेरे सामने तो आप हीरो बन जाओगे, मगर एग्जामिनर और चेकर के सामने आप ज़ीरो बनेगी, आपका पूरा साल ज़ाया हो सकता है। दिस इज़ द वर्स्ट मेथड एवर फॉर प्रैक्टिसिंग ऐसे। So you need to learn the art of brainstorming. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या चीज़ है आप खुद ही समझ जाओगे कि यार जो बंदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा वो कभी भी फेल नहीं होगा। समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग देखते हैं। देखिए दूसरा बच्चा जो है वो क्या करता है, सबसे पहले जो है मैं उसको नोट्स देता हूँ। क्या मैं थीम्स देते हूँ। थीम्स उसको भी मैंने दिया था मगर उसने सही नहीं पढ़ा था। ये एस्पायरेंट ए है और ये बी है। ये एस्पायरेंट बी ये पहले थीम्स को सही तरह से पढ़ता है, फिर उस थीम को 3 से 4 दफ़ा पढ़ते है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाता है। मेन पॉइंट्स के क्या बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स। और हर थीम में जो है कम से कम 500-600 आर्गूमेंट्स है, 500 से 600 पॉइंट्स है। आर्गूमेंट मीन्स के उसमें बस इस तरह समझो कि 500-600 पॉइंट्स है। वो आप बाद में समझ जाओगे कि आर्गूमेंट्स क्या चीज़ होती है। 500-600 आर्गूमेंट्स वो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ता है। 5-6 दफ़ा जब वो पढ़ता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और फिर उसमें जब मैं उसको टास्क देता हूँ, मिसाल के तौर पे आउटलाइन नंबर 1 मैंने दी, तो वो क्या करता है, एक आउटलाइन के लिए आपको 25 आर्गूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम 25, 20-18 पे भी आपका काम चल जाता है। एक आर्गूमेंट से 100 वर्ड्स आप आसानी से लिख सकते हो। 25 आर्गूमेंट्स अगर आपके साथ है तो ये 2500 वर्ड्स हो गए, आराम से ज़बरदस्त ऐसे आ सकता है। अगर 20 आर्गूमेंट्स है तो ये 2000 वर्ड्स हो गए, एक आर्गूमेंट 100 वर्ड्स। अब उसने जो है वो 400-500 आर्गूमेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़े। कोशिश की है कि यार वो पॉइंट्स मुझे याद रहें। 4-5 दफ़ा रिवीजन से, शॉर्ट ऐसे की बार बार रिवीजन से वो पॉइंट्स अगर 500 नहीं 400 तो याद हो जाएंगे ना, 300 तो याद हो जाएंगे उसमें से। और सिर्फ 25 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए जब आप ऐसे लिखते हो। 20 तो याद हो सकते हैं ना, 18 तो हो सकते हैं ना। वो क्या करता है, रफ में जो है उस स्टेटमेंट को पढ़ता है
और उस स्टेटमेंट से मेन पॉइंट्स निकालते हैं। क्या? उस स्टेटमेंट से मेन पॉइंट्स निकालते हैं कि अच्छा जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ और रियलिटी। इस पे जो है वो क्या करते हैं, एक आर्गूमेंट निकालते, दूसरा, तीसरा, चौथा, रफ में निकालता है, मेन नुक्ते निकालता है और इसी तरह जो है एक रफ आउटलाइन बना लेता है और फिर रफ को नीट कर लेता है। ये अब इसकी क्रिएटिविटी है कि 500 वर्ड से 500 आर्गूमेंट्स जो माइंड में है, माइंड यूज़ करके आपने निकाले हैं। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या है, इसमें आपने माइंड यूज़ किया है। जब आप माइंड यूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो उसको हम कहते हैं इंटरनेट स्टॉर्मिंग। अब देखिए, माइंड को आपने पहले फीड किया फिर यूज़ किया। यहाँ पे आप क्या करते हो, माइंड को स्किप कर देते हो, अपना ब्रेन स्किप कर देते हो। डायरेक्टली जो है आप पेज को फीड करते हो। मेथड क्या होना चाहिए, ये डेटा है, ये डेटा है, ये पहले आएगा कहाँ पे, माइंड में, और फिर आएगा कहाँ पे, पेज पे। इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। डेटा माइंड पेज। अगर डेटा डायरेक्टली पेज पे आएगा तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, अपना कीमती जो कैरियर का पीक टाइमिंग होती है आपकी, ये 2-3 साल, वो ज़ाया कर रहे हो, अपने पेरेंट को धोखे में रख रहे हो, आप सीएसएस की तैयारी नहीं, आप वैसे खाना पूरी कर रहे हो, आप वैसा जो है अपने आप को सीएसएस एस्पायरेंट ना कहो। सो दिस इज़ आर्ट, और इस आर्ट पे हम कम से कम 4-5 दिन लगाएंगे, इसको सही तरह से सीखेंगे, इसको सही तरह से जो है हम, अगर आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सही तरह से सीख लो और ये आउटलाइन की प्रैक्टिस सही तरह से कर लो, फिर इंट्रोडक्शन के लिए भी आउटलाइन होती है, मगर ख़ास तौर पे ये आउटलाइन ये आपका 90% ऐसे कवर कर लेता है। बाकी चीज़ें बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है, यकीन करें। इंट्रो लिखना आसान है, आपका इंट्रो इसी आउटलाइन से आता है। बॉडी पैराग्राफ इतने इजी है ना कि आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आसानी से लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ आउटलाइन होगा। आउटलाइन से ही बॉडी पैराग्राफ बनते हैं। बॉडी पैराग्राफ में आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत होती है, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और एक एग्जाम्पल। पैराग्राफ में क्या चीज़ें होती है, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और एक एग्जाम्पल। तो वो दोनों चीज़ें आपके आउटलाइन में होती है। एग्जाम्पल भी आपका आउटलाइन में होता है। 18-20 एग्जाम्पल पूरे ऐसे में आपको चाहिए होती है। 18-20 एग्जाम्पल्स आप पैराग्राफ में लिखोगे, और फिर 18-20 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको चाहिए होगी। 18-20 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको पैराग्राफ मिलेंगे सॉरी आउटलाइन में मिलेंगे। तो आपका आउटलाइन में सब कुछ होता है, सब कुछ। बस जो टेक्निक मैं समझा रहा हूँ आप लोगों ने वो सीखना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सब सो रहे हो मुझे लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. We are active. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ मिस की कि ये बात याद रखिएगा कि जब आपको स्टेटमेंट मिलता है तो उस स्टेटमेंट से पहले आपके साथ उसका कंटेंट होना चाहिए। यानी आपको मिसाल के तौर पे पता है कि यार जेंडर पे, डेमोक्रेसी पे, रूल ऑफ लॉ पे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, तो आपके साथ उन पे जो है पूरे थीम्स होने चाहिए, पूरे एनालिसिस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जेंडर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमारा आउटलाइन जेंडर की होगी। आपको तो ये पता है कि आउटलाइन जेंडर पे मिलेगी, मगर ये तो नहीं पता ना कि क्या डायमेंशन होगी, क्या पहलू होगी। हर आउटलाइन की अपनी एक डायमेंशन होती है ना।
रूट काजेज ऑफ पेट्रियार्की ये एक डायमेंशन है, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ दूसरा डायमेंशन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान तीसरा डायमेंशन है, बॉयज़ विल बी बॉयज़ चौथा डायमेंशन है। आपको तो ये पता है कि जेंडर थीम है, जनरली आप आर्गुमेंट्स निकाल रहे हो, मगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा डायमेंशन आएगा। तो आपके साथ कम से कम 8-10 डायमेंशंस होने चाहिए माइंड में, फिर उस 8-10 डायमेंशन से आपका जो है एक डायमेंशन बनता है। यानी 8-10 डायमेंशन का डेटा आपके साथ होगा तो आप एक डायमेंशन को सही तरह से डील कर सकोगे। अगर आपके साथ लिमिटेड नॉलेज है, जेंडर से रिलेटेड आपके साथ 10 पेजेस का नॉलेज है, तो फिर तो आप कंटेंट नहीं निकाल सकते ना। आपने अपने माइंड को पहले क्या करना है, ब्रेन को आपने फीड करना है और फिर आपने जो है उस पर ज़बरदस्त किस्म का आर्गुमेंट्स जनरेट करने हैं और फिर उसी आर्गुमेंट्स को आपने आउटलाइन में ट्रांसफ़र करने हैं, आउटलाइन उससे बनाना है, रिप्लेस करना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये इतना मुश्किल नहीं है। बस स्टार्टिंग फर्स्ट 10 टास्क पे आपका टाइम लगेगा। ये 45 डेज़ जो है स्टार्टिंग के, सही है ना, ये 45 डेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इसमें आपके साथ कंटेंट नहीं होता, दूसरा फिर उस कंटेंट को किस तरह यूटिलाइज़ करना है वो मुश्किल चीज़ होती है। तो वो प्रैक्टिस से आएगी, बार बार कंटेंट पढ़ोगे, आइडियाज़ आर्गुमेंट्स आप निकाल सकोगे। आर्गुमेंट्स की निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट पे कमांड ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड कंटेंट पे होगा तो आप आइडियाज़ ज़बरदस्त निकाल सकोगे। आई होप इट विल हेल्प यू। Sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस सर ये जो आप कंटेंट के नोट राइट करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक होते हैं कि जनरल नोट्स होते हैं? देखिए, इसमें स्पेसिफ़िक भी है, जनरल भी है। कभी आपको स्पेसिफ़िक की ज़रूरत होगी तो फिर भी वो ख़ास डायमेंशन मिलेगा आपको, और कहीं पे आपको जो है जनरल चीज़ की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे कहीं पे IMF रिपोर्ट, कहीं पे फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो चीज़ें जनरल होती है वो भी मिलेगी, और स्पेसिफ़िक पहलू भी उसमें आपको मिलेगा। आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़े? हाँ नहीं सर, मैंने तो आज ज्वाइन किया तो मैं पढ़ूंगा। सही है, मैंने सर पढ़ लिया तो उसमें तो मुख्तलिफ थीम्स थे, डायमेंशंस थे। ग्रेट। तो डायमेंशंस आपको डिफरेंट मिलेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो है 10 स्टेप्स है, समझ आ रही है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग के 10 स्टेप्स है। आप तब तक ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते जब तक आपके सामने एक स्पेसिफिक डायमेंशन ना हो, एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है सो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकोगे। आप सबके सामने ये स्लाइड शेयर हो रहे हैं कि नहीं? सर हो रहा है। यस सर, हो रहा है। तो Sir. आप लोग के जो है 10 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? Understand the topic. ओके, तो सबसे अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। पहले जो है अंडरस्टैंड द टॉपिक। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने टॉपिक को सबसे पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जो भी आपका टॉपिक है उसको 2-3 दफ़ा पढ़ें और हिडन मीनिंग निकालें कि यार एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, एग्ज़ामिनर क्या चाहता है आपसे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3, 4, 5 दफ़ा इवन आप पढ़े और टॉपिक को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़े कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी है। मिसाल के तौर पे जेंडर इक्वलिटी तो
तो आप इसमें देखिए एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। आपको तो पता है कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, मगर आपको एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं, इस पॉइंट से मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको टॉपिक समझाऊं, इस पॉइंट से मेरा मकसद ये है कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो और वो आपको समझ आ रही है, तो तब आपने चूज़ करना है। एक टॉपिक की समझ ही नहीं आ रही, उस पर आप किस तरह ऐसे लिख सकते हो? अगर 0.001% भी उसमें शक है आपको, जब तक आपके डाउट क्लियर ना हो, थोड़ा सोचिए उस पर, आप उस टॉपिक को ना करें। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टॉपिक 100%। ये स्टेप इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 2, डिफाइन द की टर्म्स। स्टेटमेंट है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ और रियलिटी। जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ और रियलिटी। क्या जेंडर इक्वलिटी की डिफिनीशन आपको आ रही है? डिफिनीशन ज़रूरी नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डिफिनीशन आपके माइंड में आ जाए, यानी मीनिंग समझ आ रही है। जेंडर इक्वलिटी क्या है? व्हाट इज़ जेंडर इक्वलिटी? अपने आप से पूछो। अगर क्लियर है जेंडर इक्वलिटी, दूसरे वर्ड पे जाए कि उसमें कौन सा कीवर्ड यूज़ हुआ है। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ, मिथ किसको कहते हैं? जेंडर इक्वलिटी इज़ अ रियलिटी, रियलिटी किसको कहते हैं? तो अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, रियलिटी भी क्लियर है, मिथ भी क्लियर है, जेंडर इक्वलिटी भी क्लियर है, तो आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। और अगर आप ये नहीं डिफाइन कर सकते सिंपल वर्ड्स में, सही है ना, हर माइंड की अपनी एक डिफिनीशन होती है, अपने माइंड में इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे, स्किप कर दे, दूसरे ऐसे पे जाएं। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ essay. Determine whether the topic is argumentative, descriptive, open-ended. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कुछ स्टूडेंट्स इसमें फ़र्क नहीं कर सकते कि what is argumentative, what is descriptive, what is open-ended। और descriptive, open-ended ऐसे इसका आउटलाइन का स्ट्रक्चर सेम है, आर्गुमेंटेटिव का इससे डिफरेंट है। तो ये मैं इंशाल्लाह फिर सैंपल शेयर करूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ओपन एंडेड ऐसे का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है आप इसमें। अब ये बात याद रखिएगा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्लियर होता है, उसमें 2 साइड्स होते हैं, जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान ब्लीक और ब्राइट, 2 साइड्स होते हैं। जब भी एक टॉपिक पे बहस होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ रोनाल्डो बेस्ट है कि मेसी, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि रोनाल्डो उसके फीचर्स बता देंगे मुझे, कुछ कहेंगे कि मेसी उसके फीचर्स बता देंगे। अब मेरा जो स्टेटमेंट है वो आर्गुमेंटेटिव बन गया, उस पर बहस हो सकती है। आर्गुमेंटेटिव का पहचान और है या क्वेश्चन मार्क है, क्या रोनाल्डो बेस्ट है? अब जब मैंने इसके साथ क्वेश्चन लगा लिया तो क्या हुआ? बहस चिढ़ गई। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए बेस्ट नहीं है। क्यों? मैं डिमेरिट्स बताना शुरू कर दूंगा। दूसरा कहते हैं मेरे लिए बेस्ट है, वो फीचर्स बताना शुरू कर। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का पहचान बहुत आसानी से होता है। जब 2 आर्गुमेंट्स बिल्ड हो सकते हैं एक टॉपिक पे, तो इट मीन्स 2 मुख्तलिफ आर्गुमेंट्स आपस में मुकाबले वाले। समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर।
तो उसको फिर हम आर्गुमेंटेटिव कहते हैं। जब एक टॉपिक के टू साइड्स हो, एक स्टेटमेंट के टॉपिक नहीं सॉरी एक स्टेटमेंट के टू साइड्स हो और ऐसे साइड्स के आपस में टकराव, तो उसको हम आर्गुमेंटेटिव कहते हैं। फिर इसके एग्जांपल्स मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। डिस्क्रिप्टिव को मैंने अपना नाम दिया है रिस्ट्रिक्टिव। इसको आप कहते हो रिस्ट्रिक्टिव, इसको रिस्ट्रिक्शन भी समझ लो। अब एक तो हमारे ज़माने में डिस्क्रिप्टिव ऐसे इस तरह हुआ करते थे कि ब्यूटी ऑफ एबटाबाद पे लिखो, एस्थेटिक नेचर के एसेज आते थे कि अच्छा डिस्क्राइब करो किसको, कराची को इन योर वर्ड्स, कराची पे मुझे जो है ऐसे चाहिए, या जो है ब्यूटी ऑफ नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न पाकिस्तान, उस पे कुछ लिखो, ब्यूटी ऑफ कश्मीर पे लिखो। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव होते थे, मगर यह डिस्क्रिप्टिव उस तरह ऐसे नहीं है, ना इस तरह ऐसे आते हैं और ना मेरा मुराद उस तरह डिस्क्रिप्टिव का है कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करो सिंपली। यह हमारा मुराद है रिस्ट्रिक्टिव ऐसे, यानी इस किस्म के ऐसे जहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको रिस्ट्रिक्ट करता हो। तो ये डिस्कोर्स है कि जहाँ आपको एग्ज़ामिनर कहता है कि बस ये चीज़ें लिखो, और ये सबसे आसान भी है। अगर आपके साथ इस पे कंटेंट है तो ये सबसे आसान है, अगर कंटेंट नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली मुश्किल है, मगर जब कंटेंट है सबसे आसान है। मिसाल के तौर पे सर हमें आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा ना, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। ग्लोबल वार्मिंग काजेज इम्पैक्ट्स। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड इम्पैक्ट्स समझ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। तो ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड इम्पैक्ट्स है। अब ये इजी टॉपिक है ना, मगर ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है, सही है ना? इसको आप डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हो या रिस्ट्रिक्टिव, एक ही चीज़ है। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट किया है, पाबंद किया है कि आप ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिखो, मगर इसके दो पहलू, सही है ना, 2 डायमेंशंस है। एक इसके काजेज एक्सप्लेन करो, एक इसके इम्पैक्ट्स एक्सप्लेन करो। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसमें आप कुछ और लिख सकते हो? वे फॉरवर्ड कर लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड, देखिए वे फॉरवर्ड अलग हेडिंग है। वो एक ऐसा हेडिंग है कि जब भी आप कोई इशू डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए वे फॉरवर्ड, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में वे फॉरवर्ड नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव और ओपन एंडेड ऐसे में जब भी आप कोई इस तरह मसले पे बात कर रहे हो, इशू पे बात कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट पे बात कर रहे हो, तो वहाँ वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, मगर वो एक जनरल चीज़ है। वे फॉरवर्ड क्या है? एक जनरल है। हाँ, स्पेसिफिक इशू पे आप बात कर रहे हो, मगर वो मैं मेन हेडिंग की पे बात कर रहा हूँ, तो आपने काजेज और इम्पैक्ट्स ही लिखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को और चीज़ें नहीं चाहिए। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जामिनर आपको कहता है, सर मेरा एक क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव के हवाले से। जी आस्क। सर फिर इसका जो डिस्क्रिप्टिव अगर ऐसे मिले तो उसका फिर कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है अगर वे फॉरवर्ड ना हो?
देखिए वे फॉरवर्ड मैं आपको पहले भी कहा ना, वे फॉरवर्ड ये बात की चीज़ें है खैर, मगर अभी मैं बता दूं वे फॉरवर्ड आप उस ऐसे में देते हो जहाँ पे कोई इशू हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि ब्यूटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड पे ऐसे लिखो, इसमें आप क्या सजेशंस दोगे? सजेशन इसमें दे सकते हो? नहीं सर, इसमें तो नहीं होगा ये डिस्क्रिप्टिव वैसे तो। डिस्क्रिप्टिव की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ऐसे की मैं आपको मैं आपको कहता हूँ कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बात करो, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप क्या सजेशंस दोगे? सजेशन नहीं होगा एग्जैक्टली। क्यों सजेशन नहीं होगा? क्योंकि जब तक आप किसी इशू को डिस्कस नहीं करते, एक प्रॉब्लम नहीं है, सजेशन तो तब आती है ना जब एक प्रॉब्लम हो। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम नहीं है तो सजेशंस तो आती ही नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई इशू डिस्कस करते हो उसको सजेशन के बगैर लिखते हो तो वो ऐसे आपका इनकम्प्लीट तस्वर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे आप बात कर रहे हो कि पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस इस वजह से होती है, रूट काजेज़ आप बताते हो कि यार पेट्रियार्की है पाकिस्तान में, सही है ना, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से भी होती है, ला नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं, सही है ना, कैपिटलिज़म की वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस आई हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें आप सजेशन नहीं देते कि इस इशू को एड्रेस किस तरह करने हैं, तो ये इनकम्प्लीट ऐसे होगा। अपनी पॉइंट की तरफ आते हैं कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या ये प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख सकते हो, इसमें आप कॉन्स मतलब डिमेरिट्स, नुकसानात, फ़वाइद तो लिख रहे हो, नुकसानात क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि एग्ज़ामिनर को फ़वाइद चाहिए, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। जब भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया तो इट मीन्स कि आप ने सिर्फ हेडिंग को लेके जाना है, जो स्टेटमेंट है उसको लेके जाना है, मेन स्टेटमेंट, समझ आ रही है ना। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि आउटलाइन बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ आप सब हेडिंग्स के लिए करते हो, मेन हेडिंग आपको वो खुद ही देता है, समझ आ रही है ना। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये ऐसे हैं। तो आप जो है 7-8 आर्गूमेंट इस पे लिखो, 7 आर्गूमेंट इस पे लिखो, एक हेडिंग दो प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दूसरा हेडिंग दो कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सिंपल है, इसमें आप कुछ और लिख ही नहीं सकते। ये दो समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गई सर। सर आगे अब है ओपन एंडेड एंड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए ओपन एंडेड ऐसे वो ऐसे हैं, इसको आप एक्सट्रैक्ट ही कह सकते हो, इसको कोई कोड बेस्ड ऐसे कहता है, कोई फिलोसफिकल ऐसे कहता है, मगर इन सब का नेचर एक जैसा है। ये वो ऐसे है जिसमें एग्जामिनर आपको कहता है कि आप लिखो, आपको वो सिर्फ थीम देता है, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, उस थीम के अंदर, समझ आ रही है ना। यानी उसमें आपके साथ क्या होता है, इख्तियार होता है, आप उस पर बहुत सारे डायमेंशंस ऐड कर सकते हो। या तो कभी ये कोट होगा, या कभी ये एक फिलोसफिकल सेंटेंस हो सकता है, या कभी ये प्रोवर्ब भी हो सकता है, ये कभी आपका जो है वैसे कोई मशहूर इवेंट से जो है, कोई मिसाल के तौर पे कोई मशहूर इवेंट है उससे कोई 3-4 वर्ड्स का जो है इंस्पायरेशन ली है और आपको एक सेंटेंस दी है, यह कुछ भी हो सकता है। मगर यह मकसद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स जो है
एक कोट उठाते हैं, उस पे ऐसे लिखते हैं और मुझे कहते हैं सर ये ऐसे ज़रा देखें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोट जो है वो आपका ओपन एंडेड ऐसे है। अगर एक कोट लेंथी है और उसमें डायमेंशंस वाज़े हैं तो फिर तो डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ, सॉरी ओपन एंडेड नहीं हुआ ना। फिर वो क्या किसको कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अगर एक कोट वाज़े हैं, उसके डायमेंशंस वाज़े हैं, तो इसमें फिर क्या जितना ऐसे वाज़े होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, उतना ही वो रिस्ट्रिक्टिव होगा। सही है ना? यानी एक ऐसे जितना वाज़े होगा, वाज़े पॉइंट्स उसमें वाज़े होंगे, उतने ही वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और जितना उसमें वर्ड्स कम होंगे उतना ही वो ओपन एंडेड। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये किसको समझ आ रही है? हेलो, सब सो रहे होगे क्या? जी सर समझ आ रही है यार, नहीं सर एक्टिव है। इसका क्या मतलब है? मतलब लाइक हर एक बॉय की नेचर जो है वो सेम ही होती है। नहीं, ये तो सही है, मगर इस पे आप लिखोगे क्या? तो सर ये ओपन एंडेड लग रहा है ना, इसमें वर्ड्स भी कम है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है नेचर में, मतलब यू नॉट सपोज्ड टू ऐड एनीथिंग एल्स। इसमें आप क्या लिखोगे? मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसके। देखिए, इस पे आप किस एंगल से बात करोगे? कोई एग्जामिनर आपको बताया है? आप लोग सो रहे हो यार। नहीं समझ आ रही सर। नहीं आ रही ना आप लोगों को? क्यों नहीं आ रही? ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड ऐसे में एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती। अब अगर आप लोगों ने ऐसे ही है बिकॉज इसमें काफी डायरेक्शंस और डायमेंशंस आ रही हैं जिसको मल्टीपल डायरेक्शंस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें तो डिस्क्रिप्टिव तो उसमें आ जाता है ना, जो कि आप एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, उस पे आउटलाइंस बनाएं और उस पे आर्गुमेंट करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है वो खुद ही हेडिंग देता है कि लिखो ग्लोबलाइजेशन, काजेज, इम्पैक्ट, सजेशन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ख़ास तौर पे तो दैट्स व्हाई ये तो एक स्पेसिफिक उन्होंने किया ही नहीं है ना, टॉपिक ही ओपन एंडेड है तो स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकता ना, ये रिस्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकता। क्या ये वाला जो टॉपिक है बॉयज विल बी बॉयज, बॉय विल बी बॉयज जो है, ये तो ओपन एंडेड बनता है ना इस पे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ ना। अभी समझ आ गई कि नहीं? 3 टाइप्स ऑफ। समझ आ गई सर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी क्या है? ये ओपन एंडेड है क्योंकि इसमें आपने देखे पॉइंट्स को देखे, इसमें एग्ज़ामिनर ने आपको पॉइंट्स नहीं दिए कि अच्छा ये पॉइंट्स लिखो। मेन हेडिंग्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग आप मेन हेडिंग्स के लिए करते हो तो वो ओपन एंडेड ऐसे बन जाता है। और ये वैसे भी लिटरेरी ऐसे है, लिटरेचर से ली गई है। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 में जो है आस्क क्रिटिकल क्वेश्चंस। जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आप क्वेश्चंस करोगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। ख़ास तौर पे ओपन एंडेड ऐसे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आप लिटरेरी एसेज लिखते हो।
ओपन एंडेड ऐसे लिखते हो तो ओपन एंडेड ऐसे में आप ये क्वेश्चन करोगे कि यार ये कौन कर रही है। मिसाल के तौर पे बॉयज़ विल बी बॉयज़ में हमने क्वेश्चन किया कि यार कौन है इसमें, मेन स्टेक होल्डर कौन है, वुमेन पे बात हो रही है, तो ये हु वाला जो है ये ज़रूरी है, सही है ना। फिर ये क्यों इनके साथ हो रहा है, तो आप बता रहे हो कि यार कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, एलीट कैप्चर है और मुख्तलिफ पॉइंट्स आप करते हो, सही है ना। और फिर उनकी दास्तान जब आप बताते हो वर्ड उनके साथ क्या क्या हो रहा है, तो उनको कहते हो कि कभी एसिड अटैक, कभी डोमेस्टिक वायलेंस, कभी वर्कफोर्स में वायलेंस, कभी सेक्सुअल अब्यूज़मेंट, कभी क्या, तो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन आप डिस्कस करते हो, समझ आ रही है ना। और फिर हाउ में आप किस तरह करते हो, तो यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चंस जो है आपका क्या माइंड क्लियर कर देता है, आपको मुख्तलिफ 360 में जो है आपको सोचने पे मजबूर करता है, तो आपके मेन पॉइंट्स निकल आते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, इससे आप सारे अपने यूटिलाइज़ करने और सारे के सारे हेडिंग्स बनने हैं, नहीं, इसमें 2 हेडिंग्स भी आ सकते हैं, इसमें इससे जो है 2 क्वेश्चंस भी आपका काम आ सकते हैं, कभी कभार 1 क्वेश्चन भी काम आ सकते, कभी कभार इसमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मगर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है, 1-2 क्वेश्चन तो आपने बनाने ही बनाने हैं ना। इधर क्या लिखा है मैंने, द क्वेश्चन हेल्प अनकवर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक एंड जनरेट डीपर आर्गुमेंट्स। पॉइंट नंबर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। स्टेप नंबर 5 पे आ रहे हैं हम। नो सर। कंडक्ट बेसिक रिसर्च। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे ना, तो वो ओपन और लिटरेरी एसेस के लिए कर रहे थे। आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसे में क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, उसने आपको पहले ही हेडिंग्स दी हुई है। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ और रियलिटी, एक हेडिंग जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ पे और एक हेडिंग जेंडर इक्वलिटी इज़ अ रियलिटी, बस उस पे पॉइंट्स आपने सब हेडिंग्स लिखने हैं। मगर जो मेन हेडिंग्स के लिए पॉइंट्स होते हैं वो आपके ख़ास तौर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बनते हैं, ओपन एंडेड लिटरेरी एसेस के लिए बनते हैं। कंडक्ट बेसिक रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च में जो है आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट थीरीज सोचने हैं, कि यार इससे रिलेटेड मेरे साथ कितने थीरीज। सो मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि कंडक्ट बेसिक रिसर्च में आपने क्या करना है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके माइंड में कितने थीरीज आ रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे बॉयज़ विल बी बॉयज़ पे आप थीरीज डिस्कस कर सकते हो, सही ना। वो मैं पे बाद में समझाऊंगा कि थीरीज कहाँ पे आपके काम कर सकता है। कभी जो है आप मिसाल के तौर पे लिबरल फेमिनिज़म, सही है ना, लिबरल फेमिनिज़म, कभी मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, इसके अलावा जो है रेडिकल फेमिनिज़म, मुख्तलिफ थीरीज़। रिसर्च रिपोर्ट्स आपके माइंड में कितने जल्दी आ रहे हैं, सही ना, वो सोचने हैं। बुक रिव्यूज़, मैंने बुक रिव्यूज़ कुछ दी है, वहाँ से कौन से पॉइंट्स आप उठा सकते हो इससे रिलेटेड, सही ना। कोई बुक आपको याद है, उसका कोई एनालिसिस, कोई इंसाइट आपको याद है, वो ऑथर नेम, वो राइटर नेम, वो बुक नेम आप जल्दी लिखे कि अच्छा, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिहा लोधी, जल्दी उसमें ये पॉइंट था एजुकेशन से रिलेटेड, तो रेलेवेंट आपने वो जल्दी लिखना है। ऑथर पर्सपेक्टिव, कभी कभार आप आर्टिकल पढ़ते हो, रिसर्च पेपर पढ़ते हो, कोई चीज़ आप पढ़ते हो और आपको पेपर के दौरान याद हो जाता है कि यार जाहिद हुसैन जो आर्टिकल लिखता है उसने टेररिज्म पे ये बात की थी, या मुस्तफ़ा ने सर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने इसमें ये बात की थी, या कोई भी एक ऑथर हो सकता है, सही ना, रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है। बाज़ दफ़ा हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन आप पढ़ते हो, कोई भी राइटर इसमें हो सकता है, सही है ना।
मगर ये मेक श्योर कि आपने जो है टॉपिक से रिलेटेड चीज़ उठानी है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, रिमेनिंग स्टेप्स। इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो कि यार इस टॉपिक से रिलेटेड जो है पॉलिटिकल डायमेंशन है कि नहीं। मिसाल के तो वुमेन पे बात कर रहे हो कि वुमेन के जो इश्यूज़ है वो क्यों हैं, सही है ना, तो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है कि नहीं, कोई इकोनॉमिक डायमेंशन है कि नहीं, कोई सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल डायमेंशन है कि नहीं। मिसाल के तौर पे वुमेन पे बात करो, वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। इकोनॉमी पे बात करते हो कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। सोशल चीज़ पे बात करते हो कि पेट्रियार्की इज़ द रूट काज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसी तरह टेक्नोलॉजी पे आप बात कर रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी हर दफ़ा हर जगह पे आती है, मगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेडिंग कहीं पे रिलेट हो रही है कि हाउ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बूस्ट द जेंडर, कैन असिस्ट इन वुमेन एम्पावरमेंट। सही है ना, मुख्तलिफ हेडिंग्स बन सकती है। तो मैं वैसे अपने आप से बना रहा हूँ, रफ में आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। थॉट प्रोसेस, थॉट में जो चीज़ आ रही है वो डिस्कस करो। आपने तो प्रॉपर प्लान करना है, प्रॉपर मेन पॉइंट्स लिखने हैं। लीगल जस्टिस कैन बी द इस तरह भी बता सकते हैं लीगल पे हम, लीगल अनजस्टिस इज द या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे आप इस तरह कोई हेडिंग बना सकते हो। अभी मेरा माइंड में इस तरह नहीं आ रहा कि लीगल अनजस्टिस की वजह से जो है ख़ास तौर पे वुमेन को लीगल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से भी जो है आपकी जेंडर इक्वलिटी नहीं आ सकती। मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ आप रिलेट कर सकते हो। एनवायरनमेंट में सोचें कि क्या एनवायरनमेंट के साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। हर टॉपिक का स्ट्रेंथ देके, वीकनेसेस देके, अपॉर्चुनिटीज़ देके, थ्रेट्स देके कि क्या ये हेडिंग इसमें आ सकते हैं कि नहीं, सही है ना। अब मिसाल के तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन से रिलेटेड कि वुमेन को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हेडिंग बना सकते हो। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान, टेररिज्म पे आप बात कर रहे हो कि टेररिज्म इज़ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान, किस तरह थ्रेट है। स्ट्रेंथ पे आप बात कर सकते हो, वीकनेसेस पे आप बात कर सकते हो। इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसके अलावा जो है काजेज़, इफ़ेक्ट्स, चैलेंजेस, कंट्रीब्यूशन, सॉल्यूशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इस पे आप बात कर सकते हो। ये सिंपल हेडिंग है, सही है ना। ये सिर्फ मैंने इस वजह से मेंशन की है कि माइंड में आप लोग के साथ हो, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, आपने सोचना है, देखना है कि स्टेप नंबर 9 में कि ये नेशनल है कि इंटरनेशनल है। कभी कभार जनरल टॉपिक होता है तो उसमें आपने नेशनल भी टच करना है, इंटरनेशनल भी टच करना है। मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग, अब नेशनल भी इंटरनेशनल दोनों टच करनी। अगर सिर्फ आपको कहे कि ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान या क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान या फ्लड वगैरह, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान, तो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो फिर आपने सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करना है। समझ आ रही है ना। तो आपने देखना है कि रीजनल कंटेक्स्ट है, पाकिस्तान का कंटेक्स्ट है, ग्लोबल एग्जांपल्स आप दे सकते हो, इसमें ग्लोबल कंटेक्स्ट है। इंटरनेशनल के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे मेंशन ना हो, या मेंशन हो कि मिसाल के तौर पे सिर्फ लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन, तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है इसमें। तो ये आपने जो है थोड़े सेंसिबल रहना है, सही ना। यहाँ पे इस तरह नहीं करना कि बस आपने सिर्फ पूरा ऐसे पाकिस्तान पे लिखा है। जब टॉपिक जेनेरिक हो तो फिर पूरा ऐसे पाकिस्तान पे आपने नहीं लिखना, आपने इंटरनेशनल के जो है पॉइंट्स भी इसमें ऐड करने हैं।
अच्छा, और आखिर में जो है आप रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको समझ आ रही है, आपके माइंड में आ रहा है, कोई एग्जांपल, कोई केस स्टडी, कोई ओपिनियन, कोई कोटेशन अगर आपके माइंड में, ज़रूरी नहीं है कोटेशन। अच्छा, ये कोटेशन वाला ये एक मिथ है कि हर ऐसे के लिए 10-15 कोटेशन होनी चाहिए। माइंड में कोई चीज़ आ रही है, एक कोटेशन भी आ रही है तो वो लिखो अपने साथ, वो आपका हेल्प कर सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट, सर्वे, ये आपका जो है स्टेप नंबर 10 है। ये आप लोग एक आउटलाइन से पहले जो है ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करोगे, मगर ज़रूरी नहीं कि 10 स्टेप्स हर ऐसे के लिए है। बाज़ ऐसे आसान होते हैं, मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, उसमें जो है आपके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो आपको खुद ही दे रहा है। बस स्टेटमेंट में जो है आपको जो मेन हेडिंग्स है वो स्टेटमेंट से नहीं मिलते, तो फिर वहाँ जो है आपको मेहनत करनी होगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ग्रेट, नो थैंक सर।